वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय साक्षी अधिनियम के चैप्टर नंबर 2 में से सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 14 तक के प्रोविजन। अगर आपको भारतीय साक्षी अधिनियम के सारे लेक्चर्स चाहिए तो वो सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 के वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा उस कंटेंट का मैंने एक बुक लॉन्च किया है हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, जो कि बाय पोस्ट भेजी जाएगी। अगर आपको परचेस करनी है तो परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। बाकी क्रिमिनल लॉज जो है न्यू वाले वो भी जल्द ही बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और उसके बारे में ना आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत पर मैं अपडेट दे दूंगी जल्द ही। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीज़ों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीज़ों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पार्ट सेकंड में सिर्फ चैप्टर नंबर 2 दिया गया है, जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्यों की सुसंगति के बारे में बात करता है। इसमें सेक्शन 3 से लेकर 50 तक के प्रोविजन दिए गए हैं, जो कि बताते हैं कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे। इन सेक्शंस के बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे सेक्शन 5 से लेकर 55 तक के प्रोविजन। तो जो पुराने वाले सेक्शंस हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए मैं यहाँ पर जो भी सेक्शन डिस्कस करूंगी भारतीय साक्षी अधिनियम के, उन सेक्शन के साथ साथ पॉइंट आउट करके नहीं बताऊंगी कि ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन सा सेक्शन होता था। ये चीज मैंने बुक में मेंशन कर दी है, तो आप अगर बुक परचेज किए हैं तो वहां पर आप इजीली देख सकते हैं, या फिर बहुत सारी जगह आपको कंपैरिजन वाला चार्ट मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो, क्योंकि वरना फिर कंफ्यूजन होगा बार बार और कहीं ये पूछा भी नहीं जाने वाला है, तो क्या ही फायदा। बाकी जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उन्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये पहले सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में ये वाला था और अब ये भारतीय साक्षी अधिनियम में ये वाला सेक्शन हो गया है। जैसा कि चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, क्या ये दोनों टर्म सेम है या एक दूसरे के कोएक्सटेंसिव हैं। तो राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये दोनों सिनोनिम नहीं है, ना ही एक दूसरे के कोएक्सटेंसिव हैं। भले ही ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट इन दोनों टर्म्स के लीगल इंप्लीकेशन अलग है। भारतीय साक्षी अधिनियम में जहां जहां भी कोई फैक्ट बताया गया है रेलेवेंट, तो उस फैक्ट को हम पता क्या बोलेंगे कि ये लीगली रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि लीगल प्रोविजन में उसको रेलेवेंट डिक्लेयर किया गया है। तो जो एडमिसिबिलिटी होती है ना, वो क्या होती है, वो जरिया होती है, वो मेथड होती है लीगली रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने का। कई बार ऐसा होता है जो फैक्ट लीगली रेलेवेंट डिक्लेयर किए गए हैं और इसलिए वो लीगली एडमिसिबल हो रहे हैं, बट वो ना लॉजिकली रेलेवेंट नहीं लगते हैं। जैसे कि सेक्शन 149 भारतीय साक्षी अधिनियम के तहत जो क्वेश्चंस क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस से पूछे जाते हैं वो लॉजिकली रेलेवेंट नहीं लगता है, क्योंकि उस टाइम पे विटनेस के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है। वो नर्वसनेस में कई बार ऐसा हो सकता है कि वो बोलने तो सच आया था लेकिन वो नर्वस होके झूठ बोल दे, अपनी टेस्टिमनी को ही बदल दे डर के मारे। लेकिन फिर भी इस चीज को यहां पर रेलेवेंट माना जाता है भारतीय साक्षी अधिनियम में, लीगली रेलेवेंट, और इसलिए ये लीगली एडमिसिबल भी होता है, भले ही ये लॉजिकली लग रहा हो इररेलेवेंट। वहीं कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो लीगली रेलेवेंट नहीं है और इस वजह से वो एडमिसिबल नहीं है, बट लॉजिकली रेलेवेंट लगते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग मैरिज स्पाउसल कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 128 भारतीय साक्षी अधिनियम एविडेंस में एडमिसिबल नहीं है, उनको मिला हुआ है प्रिविलेज, बट लगती तो ये लॉजिकली रेलेवेंट है। इसके अलावा रेलेवेंसी एक वाइडर चीज है एज कंपेयर टू एडमिसिबिलिटी, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सेक्शन 3 एविडेंस के दायरे को कन्फाइन कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि सूट और प्रोसीडिंग में सिर्फ दो ही चीजों के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव और डिस्प्रूव करने के संबंध में एविडेंस दिए जा सकते हैं। और वो दो चीज है कौन सी, वो दो चीज है, पहली चीज फैक्ट एंड इशू, एंड दूसरी चीज भारतीय साक्षी अधिनियम में जो भी फैक्ट बताए गए हैं रेलेवेंट वो। बाकी किसी और मकसद के लिए एविडेंस नहीं दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए का ट्रायल चलता है क्योंकि ना ए ने बी का मर्डर किया था डंडे से मार के बी को, और डेथ कॉज करने की ए की इंटेंशन भी थी। तो ट्रायल में ये कुछ फैक्ट्स इशू में आते हैं निकल के कि ए ने बी को डंडे से मारा और इसी वजह से बी की डेथ कॉज हुई, और बी की डेथ कॉज करना ए की इंटेंशन थी। तो ये जो फैक्ट एंड इशू हैं और इनसे संबंधित जो भी रेलेवेंट फैक्ट निकल कर आ रहे हैं भारतीय साक्षी अधिनियम में, सिर्फ इन दो चीजों को ही प्रूव और डिस्प्रूव करने के संबंध में एविडेंस दिए जा सकते हैं, बाकी किसी और चीज के लिए एविडेंस नहीं दिए जा सकते हैं।
तो पहली चीज तो ये क्लियर है कि एविडेंस सिर्फ फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में ही दिया जा सकता है। बट दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इस चीज का मतलब, जो अभी हमने पहली बार डिस्कस करी ना, उस चीज का मतलब ये नहीं होगा कि किसी पर्सन को इजाजत मिल रही है ऐसे फैक्ट के एविडेंस देने की जिन फैक्ट के एविडेंस देने से सिविल प्रोसीजर से संबंधित जो भी लॉ चल रहा है उसके प्रोविजन के तहत वो प्रूव करने से हो गया है डिसएंटाइटल। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक केस आया था श्रीनिवास आर देसाई डेड वर्सेस वमन राव 2024 का। इस केस में कहा गया था कि अगर कोई एविडेंस प्लीडिंग में इंक्लूड नहीं किया गया है तो फिर ड्यूरिंग ट्रायल वो एडमिसेबल नहीं होगा, भले ही वो फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में हो। भाई प्लीडिंग में आपने मेंशन नहीं किया वो चीज, तो फिर वो ड्यूरिंग ट्रायल आपको रोक दिया जाएगा एविडेंस में देने से। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इलस्ट्रेशन भी आपको देखने को मिलेगी। इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगी। आप लोगों ने एक बेस्ट एविडेंस रूल तो सुना ही होगा कि जो हियरसी एविडेंस होते हैं इनको एविडेंस में नहीं लेना चाहिए। अब हियरसी एविडेंस क्या होते हैं? हियरसी एविडेंस मतलब सुने सुनाए साक्ष्य, यानी कि मैंने कोई पर्टिकुलर चीज देखी, वो मैंने आपको बताई, आपने किसी और को बताई, फिर वो पर्सन जाके कोर्ट में बता रहा है। तो इस तरह के एविडेंस हियरसी एविडेंस होते हैं जो कि एविडेंस में एडमिसेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई घटना देखी तो उस घटना की फर्स्ट हैंड नॉलेज मेरे को है, तो कोर्ट में जाके वो मुझे ही बताना चाहिए। मैं क्या करती हूँ कि वो इंसिडेंट के बारे में अपनी सिस्टर को बताती हूँ एंड वो सिस्टर जाती है कोर्ट में गवाही देने। तो ये चीज हियरसी एविडेंस होने की वजह से एविडेंस में एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी। इसीलिए जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने महसूस किया, वो चीज आप डायरेक्टली जाकर बताओ। क्योंकि अगर वो बात हम किसी दूसरे पर्सन को बताते हैं देन वो दूसरा पर्सन वो बात आगे फॉरवर्ड करेगा कुछ और बना के, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है, उसको वो बदल भी सकता है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि वो लड़की हाथी बना रही है बट उसके दोस्त उस हाथी का पता नहीं क्या ही बना देते हैं एंड रिजल्ट ये निकलता है हाथी हाथी ही नहीं रहता। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हियरसी एविडेंस में नहीं लिया जाता है, क्योंकि सेक्शन 55 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कहता है कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होने चाहिए और ये भी एक बेस्ट एविडेंस रूल है। तो इन दोनों बेस्ट एविडेंस रूल का एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, जो कि दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 4 में। रेस जेस्टे एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है सेम ट्रांजैक्शन। सेम ट्रांजैक्शन के दौरान जो कुछ भी किया गया, जो कुछ भी बोला गया, वो सब कुछ रेस जेस्टे में कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस था आर वर्सेस फॉस्टर का। इस केस में होता यह है कि एक पर्सन जिसको हम मान सकते हैं ए देखता है कि एक बहुत तेजी से गाड़ी जा रही है एंड सब्सिक्वेंटली वो ये देखता है कि इधर एक घायल पर्सन पड़ा है। अब ये इसके पास भागकर जाता है, इससे पूछता है कि भाई साहब आपके साथ क्या हुआ। देन वो पर्सन कहता है कि ये अभी जो तेजी से गाड़ी गई है इसने मुझे कुचल दिया है। तो यहाँ पर ये चीज कि इसने तेजी से जाती हुई गाड़ी देखी। सेकेंडली, घायल पर्सन ने इसको बताया कि उस तेज से जाती हुई गाड़ी ने ही मुझे कुचला है। ये दोनों रेस जेस्टे का पार्ट है। दैट्स वाई ये दोनों रेलेवेंट फैक्ट है सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत। भले ही ए ने इस इंसिडेंट को नहीं देखा, भले ही ए ने खुद इस इंसिडेंट को नहीं देखा था, बट ये जो चीजें हुई ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट थी, इसलिए रेस जेस्टे में ये सेक्शन 4 में कवर हो गई। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 4 कहता है कि ऐसे फैक्ट जो भले ही इशू में नहीं है लेकिन फैक्ट एंड इशू से इस तरह से कनेक्ट हैं कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो सेम टाइम पर सेम जगह पर हुए हैं या फिर डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट प्लेसेस पर हुए हैं, बट वो यहाँ पर सेक्शन 4 में रेलेवेंट होंगे और वो रेलेवेंट होंगे रेस जेस्टे के रूप में। यानी कि हर एक तथ्य जो कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है उसको कंसीडर किया जाता है रेस जेस्टे। फॉर एग्जाम्पल, ए एक्यूज होता है बी को मार मार कर हत्या करने का। तो जब वो बी को मार रहा था उस दौरान वो और बी और आसपास के खड़े हुए लोग जो कुछ भी कह रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, उस दौरान या उससे जस्ट पहले या उससे जस्ट बाद में वो सब कुछ सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानी जाएगी और वो सेक्शन 4 के तहत रेलेवेंट होगी रेस जेस्टे के रूप में। अब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे के स्कोप को अगर हम देखें तो ये सिविल एंड क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स पर लगता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या एफआईआर हो सकती है रेस जेस्टे? तो इसका आंसर है हाँ, अगर इंसिडेंट के होने के तुरंत बाद एफआईआर लॉन्च की जाती है उस पर्सन के द्वारा जिसने उस इंसिडेंट को देखा है।
तो तब जो एफआईआर है वो भी रेस जस्टे का पार्ट मानी जाएगी। ये कहा गया था सामल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। क्वेश्चन ये आता है कि क्या जेस्चर रेस जस्टे का पार्ट हो सकते हैं? तो इसका आंसर दिया गया था क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला के केस में। कहा गया था कि जो पर्सन मर रहा है उस दौरान वो बता रहा है जेस्चर करके कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे मारा है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर रेस जस्टे का पार्ट होगी। इसके अलावा रतन वर्सेस क्वीन का जो केस था, इस केस में होता यह है कि एक वाइफ पुलिस को कॉल करती है हेल्प के लिए, बट इससे पहले कि ऑपरेटर उसके कॉल को कनेक्ट करवा पाता पुलिस से, बट कॉल हो जाती है डिस्कनेक्ट। लेकिन बाद में पुलिस को जहां से उस महिला ने कॉल की थी उस लोकेशन पर उस महिला की डेड बॉडी मिलती है, और जिस टाइम पर महिला ने कॉल किया था और जिस टाइम पर डेथ हुई थी वो दोनों लगभग सेम थे। तो फिर इल्ज़ाम लगा उसके हस्बैंड के ऊपर कि इसी ने ही महिला को मारा है शूट करके। तो जो एक्यूज होता है वो क्लेम करता है कि नहीं, जो मैंने गोली मारी थी वो एक्सीडेंटल थी, गलती से लग गई। बट जैसे कि महिला ने कॉल किया था उससे पहले तो वो जिंदा थी ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्यूज है वो उसके पीछे पड़ा होता उसको मारने के लिए। और इस वजह से ये डीम किया गया कि जो हस्बैंड ने वाइफ को गोली मारी थी वो इंटेंशनल थी, वो एक्सीडेंटल नहीं थी। और उस महिला के द्वारा फ़ोन किया जाना एंड सब्सिक्वेंटली उसकी डेड बॉडी डिस्कवर होना, इन चीज़ों को रेस जस्टे का पार्ट माना गया। अब सवाल ये आता है कि क्या एक्यूज पर्सन का कंडक्ट जो कि डायरेक्टली इशू में नहीं है, क्या वो रेस जस्टे के रूप में सेक्शन 4 में एडमिसिबल हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, अगर वो फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022 के केस में हुआ यह था कि एक विटनेस ने यह देखा कि जो एक्यूज है वो उस घर से जहाँ पर मर्डर हुआ था संदेहात्मक परिस्थितियों में बाहर निकला, मतलब दीवार कूद के निकला, और फिर उसने अपने कपड़े वगैरह झाड़े जिस पर धूल लगी हुई थी और ब्लड वगैरह लगा हुआ था। तो जो आफ्टर इंसिडेंट एक्यूज का कंडक्ट था ये भले ही इशू में नहीं था बट फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड था, इसलिए सेक्शन 4 में रेस जस्टे के रूप में इसको एडमिसिबल माना गया। इसके अलावा अगर कोई पर्सन चिल्ला रहा है उस दौरान जब कोई घटना हो रही है, तो क्या ये चीज़ भी रेस जस्टे के रूप में रेलेवेंट हो सकती है? तो इसका आंसर है हाँ। फॉर एग्जाम्पल, MP जयराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1980 के केस में होता यह है कि जो A है वो B को चाकू से मार रहा होता है, देन जो C है वो ये देख रहा होता है और चिल्लाने लगता है कि जो A है वो B को मार रहा है। तो जो C इस तरह से चिल्ला रहा है, तो जैसे कि ये चीज़ सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रही है, इसलिए ये सेक्शन 4 में रेलेवेंट है रेस जस्टे के रूप में। इसके अलावा टेप रिकॉर्डिंग्स को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड रेस जस्टे का पार्ट माना गया RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेस जस्टे है वो कवर करता है सभी एक्ट को, जेस्चर एंड स्टेटमेंट को जो कि किए गए हैं किसी इंसिडेंट या क्राइम के दौरान या उससे जस्ट पहले एंड बाद में, और सेम प्लेस पर या फिर डिफरेंट प्लेसेस पर, सेम टाइम में या फिर डिफरेंट टाइम में, वो सब कुछ मतलब आ जाएगा रेस जस्टे के अंदर और माना जाएगा सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट, और इस वजह से रेलेवेंट होगा सेक्शन 4 में। सेक्शन 5 ये बताता है कि ऐसे फैक्ट जो कि फैक्ट एंड इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट के लिए ओकेशन देते हैं या उसका कॉज होते हैं या उसका इफेक्ट होते हैं या उसके लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो सब यहाँ पर रेलेवेंट है। ओकेशन का मतलब होता है ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ, कोई पर्टिकुलर क्राइम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, R वर्सेस रिचर्डसन के केस में होता यह है कि एक पर्सन को चार्ज किया जाता है एक लड़की के रेप एंड मर्डर के लिए। तो जिस दौरान उस लड़की का रेप एंड मर्डर किया गया उस दौरान वो लड़की कॉटेज में अकेली थी। तो ये तथ्य कि उस दौरान वो लड़की कॉटेज में अकेले थी उस क्राइम को ओकेशन दिया, इसी वजह से ये सेक्शन 5 में होगा रेलेवेंट। कॉज का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ आखिर क्यों की गई, ये चीज़ एक्सप्लेन करता है कॉज। फॉर एग्जाम्पल, A को चार्ज किया जाता है कि उसने बैंक से फंड का क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया है। तो ये फैक्ट कि जब उसने ये चीज़ की उस दौरान वो बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ था, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि उसने बैंक के फंड का क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन क्यों किया, कॉज है, और ये कॉज सेक्शन 5 में हो जाएगा रेलेवेंट। इफेक्ट ये बताता है कि कोई चीज़ हुई थी, कैसे हुई थी, किसी पर्टिकुलर एक्ट का नेचर क्या था, क्या नेचर होगा, कोई पर्टिकुलर एक्ट का इम्पैक्ट क्या था, क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब जो भी तथ्य बताते हैं हम ये कहते हैं कि वो तथ्य बता रहे हैं इफेक्ट, और वो सेक्शन 5 में रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर ऑफिस में इस तरह से सामान बिखरा हुआ पड़ा था,
तो सवाल ये आता है कि क्या इस ऑफिस में चोरी हुई? तो ये तथ्य रेलेवेंट हो जाएंगे इफेक्ट के रूप में कि देखो इस ऑफिस में इसकी हालत देखो, किस तरह से सामान बिखरा हुआ पड़ा था, सारी चीजें उलट पुलट हो रखी थी। इसको देखते ही प्राइमा फेसाई कोई भी कह देगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है, एंड मे बी वो गड़बड़ चोरी भी हो सकती है। वहीं अगर इस सीन में हम एज्यूम करें कि कुछ लोगों के फुटप्रिंट्स मिले हैं, तो ये चीज क्या शो करेगी? ये चीज, ये इफेक्ट शो करेगी कि कुछ लोग आए थे वहां जो ये तहस नहस करके गए हैं। अब वो चोरी करने के लिए आए थे या कोई पर्टिकुलर फाइल चुराने आए थे, वो बात की बात है। बाकी अगर सवाल ये आता है कि जो रेप किया गया था विक्टिम के साथ, वो विक्टिम की कंसेंट से था या नहीं, भाई जब कंसेंट से होगा तब वो रेप थोड़ी होगा। मतलब ये कह के चलते हैं हम कि एक्यूज ने विक्टिम के साथ जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया, क्या वो विक्टिम की कंसेंट से था? तो ये तथ्य कि एक्यूज की बॉडी पर विक्टिम के नेल्स के बहुत सारे ऐसे निशान थे जो कि जाहिर कर रहे थे कि विक्टिम उस एक्ट को होने से रोक रही थी, एक्यूज को रोक रही थी, रेजिस्ट कर रही थी। ये तथ्य क्या शो कर रहे हैं? ये इफेक्ट शो कर रहे हैं कि जो एक्ट हुआ था वो विक्टिम की कंसेंट से नहीं हुआ था। बाकी ना क्राइम सीन पर जो कि स्ट्रगल के निशान मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि ओहो, विक्टिम और एक्यूज के बीच में ना तगड़ी लड़ाई हुई थी। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हो ना कि उस लड़की ने स्प्रे किया एंड तब वहां पे उसको स्ट्रगल के निशान मिले। तो ये चीज भी सेक्शन 5 में इफेक्ट के रूप में रेलेवेंट होती है। लास्टली वे परिस्थितियां जो प्रोवाइड की अपॉर्चुनिटी किसी फैक्ट एंड इशू के होने की, तो वो भी यहाँ पर जैसे कि प्रोवाइड किया ना अपॉर्चुनिटी, वो रेलेवेंट हो जाएंगी सेक्शन 5 में। और उनकी रेलेवेंसी के पीछे एक थियोरी लगती है जो कि है लास्ट सीन थियोरी, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडक्टिव लॉजिक, जो ये कहती है कि जिस विक्टिम के साथ क्राइम हुआ, अगर उस विक्टिम के साथ लास्ट टाइम आपको देखा गया था तो फिर आपको ही धरा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी थी उस क्राइम को उस विक्टिम के साथ अंजाम देने की, क्योंकि आखिरी समय में आप ही थे उसके साथ मौजूद। और अब जैसा कि आखिरी बार आप ही थे उसके साथ, तो आपके ऊपर है ये प्रूफ करना कि आखिर हुआ क्या था। एज पर सेक्शन 109 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा, क्योंकि जो तथ्य जिस पर्सन की स्पेशल नॉलेज में होते हैं प्रीडोमिनेंटली एक्सेप्शनली, तो वो तथ्य प्रूफ उसी पर्सन को करने होते हैं। और बाकी जो प्रोसिक्यूशन है ना, उसको ये इस्टेब्लिश करना होगा कि ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है जब मतलब ऑफेंस हुआ था विक्टिम के साथ, एंड इस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम में ही आखिरी बार एक्यूज को उस विक्टिम के साथ देखा गया था। तो ये तथ्य लास्ट सीन थ्योरी की एप्लीकेशन के लिए कंक्लूसिवली प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना होगा। देन फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज के ऊपर आ जाएगा कि वो बताए कि आखिरी बार आखिर वो कर क्या रहा था विक्टिम के साथ, क्योंकि आखिरी बार उसे ही देखा गया विक्टिम के साथ, तो वो प्रूफ करे ये चीज। बाकी लास्ट सीन थ्योरी के साथ आपने एक मैक्सिम और ध्यान रखना है, रेस इप्सा लिकेटर, यानी कि थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी आखिरी बार आप थे तो आप ही क्राइम किए, ये परिस्थितियां खुद ही ये चीज बता रही हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 6। इसमें 4 चीजें रेलेवेंट बताई हैं। पहला मोटिव, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा प्रीवियस कंडक्ट एंड चौथा सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो कह रहे हैं कि कोई भी फैक्ट अगर शो करता है या कॉन्स्टिट्यूट करता है किसी फैक्ट एंड इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट का मोटिव या फिर प्रिपरेशन, वो हो जाएगा यहाँ पर रेलेवेंट। वहीं अगर कोई फैक्ट शो करता है किसी पार्टी या उसके किसी एजेंट का प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट, और ऐसा प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो फैक्ट एंड इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस है, तो उस कंडक्ट को शो करने वाले फैक्ट यहाँ पर हो जाएंगे रेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए पर इल्जाम लगता है कि उसने बी का मर्डर किया है, तो फैक्ट एंड इशू ये निकल कर आता है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। तो इस फैक्ट एंड इशू को शो करने के लिए तथ्य कि जो ए है वो क्राइम सीन पर गया था, प्रीवियस कंडक्ट के रूप में सेक्शन 6 में हो जाएगा रेलेवेंट। और वो गया था चाकू लेकर, बोले तो प्रिपरेशन करके, तो ये तथ्य सेक्शन 6 में रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि प्रिपरेशन को शो कर रहा है फैक्ट एंड इशू की। मर्डर से जस्ट पहले वो ऐसा कह रहा था कि बी से वो अपने फादर की मौत का बदला लेगा, तो ये बी का मर्डर करने के पीछे का हो गया मोटिव, और इस वजह से सेक्शन 6 में हो जाएगा ये भी रेलेवेंट। नेक्स्टली होता यह है कि मर्डर के बाद गांव में हल्ला मच जाता है कि पुलिस आ रही है उसको पकड़ने जिसने बी का मर्डर किया है, तो ये सुनते ही जो ए है वो भाग जाता है। तो ये तथ्य ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिखा रहे हैं जो फैक्ट एंड इशू से हुआ है इन्फ्लुएंस, और इस वजह से ये हो जाएगा सेक्शन 6 में रेलेवेंट।
अब इलिस्ट्रेशन ए अगर हम देखें तो यहाँ पर होता यह है कि ए को ट्राई किया जाता है बी के मर्डर के लिए। तो सवाल ये आता है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। तो ये तथ्य कि ए ने ना पहले सी का मर्डर किया हुआ था और इस बारे में बी को पता था। दैट्स वाई बी ए को ना परेशान करता था कि मुझे पैसा दे वरना मैं पब्लिकली रिवील कर दूंगा कि तूने सी का मर्डर किया हुआ है। तो ताकि ये चीज़ पब्लिकली रिवील ना करे बी, इसीलिए ए ने बी को मारा, क्योंकि ये है बी को मारने का मोटिव, और मोटिव रेलेवेंट है सेक्शन 6 में। तो मोटिव जस्ट आपको मूव करता है कोई क्राइम करने के लिए, इन्फ्लुएंस करता है, आपके माइंड में इंटेंट को इजाद करने के फ्यूल के रूप में काम करता है। ये कोई इसेंशियल एलिमेंट नहीं होता है क्राइम का, और हमेशा किसी क्राइम के मोटिव को प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जब तक आई विटनेस के एविडेंस अवेलेबल हैं, डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल हैं, तब तक जो मोटिव की इम्पोर्टेंस है वो सेकेंडरी होती है। ये कहा गया था चंदन वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2024 के केस में। इसलिए जब डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होते हैं और केस का आधार होते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वहां पर मोटिव की होती है इंपॉर्टेंस। तो मोटिव क्रूशल रोल प्ले करता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के मामले में। ये कहा गया था इंद्रजीत दास वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा 2023 के केस में। बट फिर भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि सिर्फ मोटिव ही अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है वाली कहानी, मतलब अकेला सफिशिएंट नहीं है मोटिव किसी एक्यूज को कन्विक्ट करने के लिए, क्योंकि ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है। इसको अदर एविडेंस से कोरोबरेट करना जरूरी होता है। ये बातें कही गई थी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बिट्टू 2016 के केस में। प्रिपरेशन का मतलब होता है सिंपली अरेंजमेंट वगैरह करना, डिज़ाइन वगैरह बनाना, चीज़ें एक्वायर करना जो कि ज़रूरी है किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए। मतलब जो भी क्राइम करने से पहले स्टेप्स लिए गए वो सब प्रिपरेशन की कैटेगरी में आते हैं। और जनरली किसी क्राइम की प्रिपरेशन करना, लाइक मर्डर की प्रिपरेशन करना, कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। बट इस चीज़ के कुछ एक्सेप्शन हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के ये जो सेक्शन यहाँ पर मेंशन है, सेक्शन 149, सेक्शन 154, सेक्शन 310 सबसेक्शन 4, यहाँ पर कुछ ऑफेंस की प्रिपरेशन करना पनिशेबल बताया गया है। तो इन एक्सेप्शन को ध्यान रखते हुए जनरल रूल ये है कि क्राइम की प्रिपरेशन करना कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। बट जब क्राइम हो जाता है ना, उसके बाद कि हाँ इस क्राइम को करने के लिए ये प्रिपरेशन की गई थी, इसका मतलब जिस पर्सन ने प्रिपरेशन की थी उसी ने क्राइम किया है, ये प्रिपरेशन जो चीज़ है ये रेलेवेंट हो जाती है सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 जो दे रखे हैं सेक्शन 6 में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सवाल बनता है प्रीलिम्स में, मेंस में। तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कंडक्ट में हम स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं मानेंगे, लेकिन सिर्फ वह स्टेटमेंट जो कि एक्ट के साथ अकम्पनीड हैं एंड एक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कंडक्ट के रूप में यहाँ पर रेलेवेंट हो सकती हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि क्या ए के साथ रेप हुआ था, तो ये तथ्य कि जस्ट रेप के बाद वो कंप्लेंट करती है रेप के बारे में, तो जिन परिस्थितियों में एंड टर्म्स में उसने वो कंप्लेंट की, वो कंप्लेंट हो जाएगी यहाँ पर उन परिस्थितियों के हिसाब से कंडक्ट के रूप में रेलेवेंट। लेकिन अगर वो ये चीज़ बिना कोई कंप्लेंट किए कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ था, तो ये स्टेटमेंट उसका कंडक्ट के रूप में सेक्शन नंबर 6 में रेलेवेंट नहीं होगा। बाकी किसी और सेक्शन में रेलेवेंट हो सकता है, बट यहाँ पे रेलेवेंट नहीं होगा। जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में रेलेवेंट हो सकता है सेक्शन 26 क्लोज 1 में, अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देकर मर जाती है, या फिर कोरेबेटिव एविडेंस के रूप में सेक्शन 160 में रेलेवेंट हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 2 बताता है कि और किस तरह से स्टेटमेंट हो सकता है रेलेवेंट सेक्शन 6 में। तो ये कह रहा है कि अगर किसी पर्सन का कोई कंडक्ट रेलेवेंट है तो उस कंडक्ट को जो भी स्टेटमेंट ऐसे प्रभावित किए थे जो कि उस पर्सन को किए गए थे या उस पर्सन के सामने किए गए थे और उस पर्सन ने सुने थे, तो इसी वजह से उस पर्सन ने वो पर्टिकुलर कंडक्ट किया, तो और वो कंडक्ट रेलेवेंट है, तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट भी हो जाएंगे रेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल सवाल ये आता है कि क्या ए ने देने हैं बी के 10,000 रुपये जो कि ए ने बी से उधार लिए थे। तो ये तथ्य कि ए ना सी के पास गया था कि भाई मुझे पैसे उधार दे दे, तो डी क्या करता है, सी को कहता है ए के सामने, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूं कि ए के ऊपर विश्वास मत करो क्योंकि उसने ऑलरेडी बी से 10,000 रुपये लिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये कथन सुन के ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है ये कि ए चुपचाप बिना कोई जवाब दिए चला जाता है। ए के इस सब्सिक्वेंट कंडक्ट को ये कथन किए हैं प्रभावित, इसलिए ये हो जाएंगे एक्सप्लेनेशन 2 में रेलेवेंट।
इसी तरह से जो मैंने पहले एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि जैसे ही गांव में बोला गया कि पुलिस आ रही है उस पर्सन को पकड़ने जिसने बी का मर्डर किया है, ये सुनते ही ए भाग जाता है। तो वो स्टेटमेंट ही तो था जो ए के सब्सिक्वेंट कंडक्ट को प्रभावित किया था, और उसी से मिलता जुलता इलिस्ट्रेशन एच दिया गया है। तो इसको एक बार आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 6 कंप्लीट। तो जैसा कि ए के ऊपर इल्जाम लगा था कि उसने बी का मर्डर किया है, तो ये तथ्य कि जैसे ही गांव में हल्ला हुआ कि पुलिस आ रही है उसको पकड़ने जिसने बी का मर्डर किया है, ये सुनते ही ए भाग गया, ये तथ्य सब्सिक्वेंट कंडक्ट को शो कर रहे थे और इसलिए सेक्शन 6 में हो रहे थे रेलेवेंट। लेकिन इस रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया तथ्य निकल कर आता है सामने। क्या? कि ए तो इसलिए गया था क्योंकि उसको ना अर्जेंट काम पड़ गया था, सडन एंड अर्जेंट काम पड़ गया था, इसलिए गया था। वो इसलिए नहीं भागा था कि पुलिस आ रही है, बल्कि अपने सडन एंड अर्जेंट काम की वजह से भागा था। तो ये वाले तथ्य होंगे रेलेवेंट कहां पर? सेक्शन 7 में, क्योंकि सेक्शन 7 कहता है कि ऐसे तथ्य जो किसी फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करने के लिए जरूरी होते हैं, वो सेक्शन 7 में रेलेवेंट होते हैं। इसके अलावा वो तथ्य जो कि किसी फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट से लगाए जाने वाले अनुमान को सपोर्ट करते हैं या रिबट करते हैं, वो भी यहाँ पर रेलेवेंट होते हैं। इसके अलावा किसी पर्सन या चीज की आइडेंटिटी को जो भी तथ्य स्टैब्लिश करते हैं, वो भी यहाँ पर रेलेवेंट होते हैं। और वो तथ्य जो किसी फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट के होने का टाइम या जहां पर हुआ है उस जगह को फिक्स करते हैं, वो भी सेक्शन 7 में रेलेवेंट होते हैं। और वो तथ्य जो किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व पार्टीज की रिलेशनशिप को शो करते हैं, वो भी यहां पर रेलेवेंट होते हैं। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि सेक्शन 7 में कौन कौन से तथ्य रेलेवेंट होते हैं। बाकी आप जो इसमें इलस्ट्रेशंस दिए गए ना वो पढ़ोगे और क्लियर हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का, जो कि सेक्शन 7 में रेलेवेंट मानी गई है। और ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती है, एग्जीक्यूटिव प्रोसेस होती है। इसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट दे रखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 54 में, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 181 के द्वारा ही इस आइडेंटिफिकेशन परेड को गवर्न किया जाता है। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है? जैसे कि कोई क्राइम हुआ है तो जो ऑफेंडर है, आई विटनेस उसको पहचान सकता है, बट उसका नाम पता वगैरह कुछ नहीं पता उसको, बस उसको वो देखकर पहचान सकता है। तो आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि ऐसे लाइन बाई से खड़ा कर देते हैं, फिर आई विटनेस उनको देख देख के पहचानता है कि इनमें से था कौन। तो यही चीज है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। यानी कि जब आई विटनेस ऑफेंडर का नाम नहीं जानता है, वो ये क्लेम करता है कि देख के पहचान लेगा, तो तब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराना जरूरी होता है। ये कहा गया था लखविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2003 के केस में। और कौन कंडक्ट कर सकता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड? वैसे तो कोई भी सिटीजन, कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट अगर ये चीज करता है तो ये चीज ज्यादा रेलेवेंस रखती है। ये कहा गया था मुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 के केस में। आइडेंटिफिकेशन किन किन तरीकों से किया जा सकता है? फोटोग्राफ से किया जा सकता है, वॉइस से भी किया जा सकता है, ये कहा गया था मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। वहीं अगर वॉइस सैंपल हम किसी एक्यूज का ले रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो ये नहीं कह सकता है कि आर्टिकल 20 क्लोज 3 के तहत जो उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट राइट मिलता है उसका वैलिएशन हो रहा है। ये चीज कही गई थी सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में। इसके अलावा राम लोचन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1963 के केस में एक ह्यूमन स्केलेटन को सुपर इम्पोज फोटोग्राफ्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया था, और ये चीज रेलेवेंट मानी गई थी सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। बाकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की क्या वैल्यू होती है, ये देखो कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है, कोरोबेटरी नेचर की होती है। ये कहा गया था स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस लेखराज के केस में एंड सी मुनियप्पम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में। और जब तक कि प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुली आइडेंटिफाई ना करा सके एक्यूज को, तब तक ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बार बार टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराए जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अकेली ऐसी चीज नहीं है जो कि कन्विक्शन के लिए आधार हो सकती है, सोल बेस हो सकती है, बिकॉज इसका नेचर है कोऑपरेटिव। ये कहा गया था उमेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में। और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड डाउटफुल हो जाती है तब जब एक्यूज को ऑलरेडी विटनेस को दिखा दिया गया हो पुलिस थाने में। ये कहा गया था कमल वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2023 के केस में। तो ये हो गया आपका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। यहां से मेंस में क्वेश्चन आएगा तो ये चेप देना। सेक्शन 8 में कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग कुछ चीजें बताई गई हैं रेलेवेंट।
तो देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर रीजनेबल ग्राउंड है ये विश्वास करने का कि दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कॉन्स्पिरेसी किए थे कोई ऑफेंस करने के लिए या कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए, तो जो भी मतलब उनकी कॉमन इंटेंशन थी, जब वो कॉमन इंटेंशन फर्स्ट टाइम उनमें से किसी भी एक पर्सन ने एंटरटेन कर दी, उसके बाद क्या होगा, कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में जो भी मतलब कॉन्स्पिरेटर थे ना, उनमें से किसी भी एक कॉन्स्पिरेटर ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी लिखा, वो सब कुछ यहां पर सेक्शन 8 में रेलेवेंट फैक्ट होगा उन सभी पर्सन के अगेंस्ट जो कि कॉन्स्पिरेसी किए थे, और वो प्रूव करेगा ये चीज कि हाँ इनके बीच में कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट कर रही थी और हाँ ये पर्सन भी पार्टी था कॉन्स्पिरेसी का। तो इस तरह से ये थियोरी ऑफ एजेंसी के ऊपर आधारित है। यहां पर किसी एक कॉन्स्पिरेटर ने ही अगर कुछ कहा, कोई चीज की या कुछ लिखा, वो चीज उठा ले रहे हैं हम सेक्शन 8 में कर ले रहे हैं रेलेवेंट होल बॉडी ऑफ कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट। इसीलिए कहा जाता है कि सेक्शन 8 थियोरी ऑफ एजेंसी पर आधारित है। अगला सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 9, जो कि ये कहता है कि कुछ ऐसे फैक्ट जो वैसे तो रेलेवेंट नहीं है बट वो सेक्शन 9 में रेलेवेंट हो सकते हैं अगर वो किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के इनकंसिस्टेंट हैं, अपोजिट हैं, असंगत हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट जो है वो ये इशारा कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर क्राइम हुआ है नॉर्थ में, बट तभी हमारे पास कुछ तथ्य आते हैं जो इसके बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये चीज हुई है साउथ में, तो ये इनकंसिस्टेंट जो फैक्ट्स हैं ये सेक्शन 9 में हो जाएंगे रेलेवेंट। इसके अलावा अगर वो फैक्ट या तो खुद ही या अदर फैक्ट के साथ जोड़े जाने पर क्या करते हैं, किसी फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट के होने को या ना होने को बहुत ज़्यादा प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास फैक्ट एंड इशू था कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हुई है नॉर्थ में, बट तभी हमारे पास तथ्य आते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ साउथ में हुई है भैया, तो ये जो फैक्ट शो कर रहे हैं साउथ में होना, तो ये इस फैक्ट एंड इशू को कि वो चीज़ हुई है नॉर्थ में, इस चीज के नॉर्थ में होने को क्या कर रहे हैं, हाईली इम्पॉसिबल बना रहे हैं, इसलिए ये हो जाएंगे सेक्शन 9 में रेलेवेंट। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है, तो इसके असंगत तथ्य पेश किया जाता है कि बी ने तो सुसाइड किया है या फिर बी का मर्डर सी ने किया है, तो इस फैक्ट एंड इशू के ये दोनों तथ्य असंगत हैं, इसलिए सेक्शन 9 में है रेलेवेंट। वही फैक्ट एंड इशू हमारे पास ये था कि ए ने बी का मर्डर किया है 22 जून 2021 को, तो तथ्य पेश किया जाता है इसके असंगत कि 26 जून को तो 2022 में बी जिंदा देखा गया था, तो ये तथ्य इस फैक्ट एंड इशू के होने को क्या बना रहे हैं, हाईली इम्पॉसिबल बना रहे हैं, और ये इस फैक्ट एंड इशू के इनकंसिस्टेंट भी हैं, तो ये सेक्शन 9 में यहाँ पर हो जाएंगे रेलेवेंट। वहीं हमारे पास फैक्ट एंड इशू ये था कि ए ने बी का मर्डर किया था 22 जून 2021 को, कहां पर, देहरादून में। अब हमारे पास तथ्य ये है कि ए तो उस दिन खुद ऑस्ट्रेलिया में था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी दिन वो दो जगहों पर हो, ऑस्ट्रेलिया में भी और देहरादून में भी। तो जैसा कि वो ऑस्ट्रेलिया में था तो ये हाईली इम्पॉसिबल है कि वो देहरादून में जाके बी का मर्डर कर सके, तो इसीलिए ये वाला जो तथ्य है ये सेक्शन 9 में हो जाएगा रेलेवेंट। और इस तथ्य को हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। तो प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है कहीं और उपस्थित होने का डिफेंस, जो कि सेक्शन 9 के तहत एक्यूज रेज कर सकता है। और जब एक्यूज कहीं और होने का डिफेंस बोले तो प्ली ऑफ एलिबाई रेज करता है, तो ये चीज प्रूव करने का बर्डन एज पर सेक्शन 106 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्यूज पर्सन के ऊपर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल जो ए है उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि उसने बी का मर्डर किया था देहरादून में 22 जून 2024 में, तो अब ए बोल रहा है कि भाई उस दिन तो मैं देहरादून में था ही नहीं, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में था, तो ये चीज ए को ही प्रूव करनी पड़ेगी कि वो क्राइम सीन से इतना दूर था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक टाइम पे वो दो जगह कैसे प्रेजेंट हो सकता है। क्राइम सीन पर उसके लिए मौजूद होना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि वो क्राइम सीन से बहुत ज्यादा दूर था, तभी ये प्ली ऑफ एलिबाई एक्यूज की सक्सीड हो पाएगी। ये कहा गया था दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981 के केस में। बाकी जो प्ली ऑफ एलिबाई है इसको कंसीडर किया जाता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये कहा गया था खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2024 के केस में। अब अगला सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 10,
जो कि पहले होता था सेक्शन 12 इंडियन एविडेंस एक्ट का, और उसकी जो हेडिंग होती थी ना वो अब यहाँ पर सेक्शन 10 में इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। तो सेक्शन 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये कहता है कि जब डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर सूट में, तो कोई भी फैक्ट जो कोर्ट को इस चीज़ में मदद करेगा, किस चीज़ में, डैमेजेस की अमाउंट क्या अवॉर्ड की जानी चाहिए, ये डिटरमिन करने में जो फैक्ट कोर्ट को मदद करते हैं वो फैक्ट सेक्शन 10 में रेलेवेंट होते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 11। तो ये बताता है कि अगर सवाल ये आता है कि क्या कोई राइट या फिर कोई कस्टम एग्जिस्टेंस में है तो तब कौन से फैक्ट हो सकते हैं रेलेवेंट। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन बोले तो कोई इंसिडेंट हो सकता है, या कोर्ट में डाला गया कोई मामला हो सकता है, या फिर कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। तो किसी ट्रांजैक्शन के तहत अगर कोई राइट या कस्टम क्रिएट हुआ था, या वहाँ पर क्लेम किया गया था, या मॉडिफाई किया गया था, या उसमें उसको मान्यता दी गई थी, या स्वीकार किया गया था, असर्ट किया गया था, या फिर डिनाई किया गया था, तो तब वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो जाएगा रेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट में केस डाला गया था तो केस हो गया यहाँ पे ट्रांजैक्शन। उस केस में किसी पार्टी ने क्या किया था, कोई पर्टिकुलर राइट या कोई पर्टिकुलर कस्टम जिसके एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल है क्लेम किया था, या फिर कोर्ट ने ही उसको मान्यता दे दी थी उस केस में, तो वो केस यहाँ पर रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा सेक्शन 11 में। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि कोई ट्रांजैक्शन अगर उस राइट या कस्टम के होने के अपोजिट में है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो भी यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 11 में। ट्रांजैक्शन के अलावा दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि कोई भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनमें वो राइट या कस्टम क्लेम किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था, या फिर एक्सरसाइज किया गया था, या फिर उसके एक्सरसाइज किए जाने पर विवाद खड़ा किया गया था, या उसके एक्सरसाइज किए जाने को या तो स्वीकार किया गया था या उससे डिपार्ट किया गया था, ताकि मतलब वो चीज ना की जा सके एक्सरसाइज। तो वो एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर सेक्शन 11 में रेलेवेंट हो जाएंगे। और जिस राइट की यहाँ पर सेक्शन 11 में बात की गई है वो रूल ऑफ लॉ, जो कंट्री में लॉ चल रहा है उसके तहत रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और उसमें इंक्लूड हो सकते हैं किसी भी तरह के राइट, इनकॉर्पोरियल राइट, कॉर्पोरियल राइट, इंसिडेंटल और रेमेडियल राइट, पब्लिक राइट, प्राइवेट राइट्स, परफेक्ट राइट एंड इम्परफेक्ट राइट्स। वहीं जो हम देखते हैं सेक्शन 42 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वहां पर भी कस्टम एंड राइट की बात की गई है, बट वहां पर जिन कस्टम और राइट की बात की गई है वो है जनरल। वहीं सेक्शन 11 में सभी तरह के राइट की बात की गई है। और ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो भी ट्रांजैक्शन और एग्जाम्पल्स वगैरह सेक्शन 11 में बता रखे हैं रेलेवेंट, वो सिर्फ और सिर्फ किसी राइट या कस्टम के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए है, इंट्रोड्यूस करने के लिए है कि हाँ ये राइट और कस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, लेकिन उनके जरिए किसी क्राइम की एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं किया जा सकता है। ये कहा गया था सूरजमणि वर्सेस दुर्गाचरण 2001 के केस में। तो ये हो गया आपका सेक्शन 11। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 12। जो पहली बात ये कहता है कि अगर किसी स्टेट ऑफ माइंड का होना इशू में है या फिर रेलेवेंट है, तो उस स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस को शो करने वाले जो फैक्ट होंगे वो यहाँ पर रेलेवेंट होंगे। स्टेट ऑफ माइंड क्या क्या हो सकती है, जैसे कि इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, राशनेस, किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति इलविल या गुडविल, यानी कि हाँ भैया वो उसने इंटेंशन से किया था एक्ट, उस एक्ट को करने के पीछे उसको जानकारी थी, वो चीज उसने गुड फेथ में की थी, वो चीज उसने लापरवाही से की थी, वो चीज उसने उतावलेपन से की थी। बट ध्यान ये रखना है कि वो फैक्ट उस स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस को शो करने चाहिए उस पर्टिकुलर मैटर के रेफरेंस में जो कि क्वेश्चन में है, ना कि जनरली। ये एक्सप्लेनेशन 1 इस सेक्शन का कहता है। यानी कि सवाल ये आता है कि क्या ए ने बी को शूट किया था बी को मारने के इंटेंशन से, तो ये तथ्य कि प्रीवियसली भी उसने कई बार बी पर निशाना लगाया है, ए के इंटेंशन यानी स्टेट ऑफ माइंड को शो करने के लिए सेक्शन 12 में हो जाएगा रेलेवेंट, क्योंकि ये इस मैटर के रेफरेंस में ही जो कि क्वेश्चन में है ए के स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस को यानी इंटेंशन को शो कर रहा है। वहीं अगर तथ्य ये पेश किया जाता है कि ए का तो हैबिट ही है कि वो लोगों को मर्डर करने की इंटेंशन से शूट करता है, ये यहाँ पर इररिलेवेंट होगा क्योंकि ये तथ्य जनरल कॉन्टेक्स्ट में है, ना कि उस मैटर के रेफरेंस में जो कि क्वेश्चन में है।
तो पहली चीज स्टेट ऑफ माइंड के रिगार्डिंग सेक्शन 12 में हो गई होगी आप लोगों को क्लियर। दूसरी चीज क्या बोल रहा है सेक्शन 12, ये कह रहा है कि अगर कोई स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग का होना इशू में है या रेलेवेंट है, तो उस स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग के एग्जिस्टेंस को जो भी फैक्ट करेंगे शो, वो भी यहाँ पर हो जाएंगे रेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, दो भाई बहन होते हैं, तो उनके फादर की डेथ हो जाती है। अब जो ए है वो एक विल प्रस्तुत करता है जो कि उसके फादर ने लिखी थी 22 जून 2024 को। बी कहता है कि ये जो विल है वो फादर लिख ही नहीं सकते हैं इस तारीख को। क्यों? क्योंकि जनवरी 2024 से लेकर डेथ होने तक जो फादर थे वो पैरालाइज्ड हो गए थे, यानी कि उनका स्टेट ऑफ बॉडी ऐसा हो गया था कि वो कुछ लिख ही नहीं सकते थे। तो अब ये चीज इशू में है कि क्या सही में उसके फादर का स्टेट ऑफ बॉडी इस पीरियड में ऐसा था। तो जो भी तथ्य इस स्टेट ऑफ बॉडी को शो करेंगे वो सेक्शन 12 में होंगे रेलेवेंट। जैसे कि पेश की जाती है मेडिकल रिपोर्ट्स जो ये चीज शो करती हैं कि हाँ वाकई में जो फादर थे वो जनवरी 2024 से टिल दी डेथ उस स्थिति में नहीं थे, मतलब उनकी जो स्टेट ऑफ बॉडी थी वो ऐसी थी कि वो पैरालाइज थे, वो विल लिख ही नहीं सकते थे। तो ये तथ्य यहाँ पर सेक्शन 12 में रेलेवेंट होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या ये चीज रेलेवेंट हो सकती है कि जो एक्यूज पर्सन है वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है। तो इस चीज के रिगार्डिंग सेक्शन 12 में एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहता है कि अगर एक्यूज पर्सन का किसी ऑफेंस के संबंध में जो ट्रायल चल रहा है वहां पर अगर ये चीज रेलेवेंट हो जाती है कि हाँ उसने प्रीवियसली कोई ऑफेंस कमिट किया था, तो तब क्या उस ऑफेंस में उसको प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया था, ये चीज भी यहाँ पर हो जाएगी रेलेवेंट फैक्ट सेक्शन नंबर 12 में। भारतीय साक्षी अधिनियम का अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 13। ये सेक्शन ही कहता है कि अगर सवाल आता है कि कोई एक्ट क्या एक्सीडेंटल था या इंटेंशनली किया गया था या किसी पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया गया था, तो ये तथ्य कि जैसा कि वो एक्ट है वैसे ही कई सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस हुई हैं और उन सभी में वही पर्सन इन्वॉल्व है जो कि ये एक्ट किया था। ये तथ्य यहाँ पर हो जाएगा रेलेवेंट ये शो करने के लिए कि जो एक्ट उस पर्सन ने किया वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल या किसी पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया गया था। फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उसने ना इंटेंशनली घर को जलाया ताकि वो इंश्योरेंस मनी क्लेम कर सके। तो ये तथ्य कि ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुका है, उसके घर को इंटेंशनली जलाने को प्रूव करने के लिए सेक्शन 13 में रेलेवेंट है। लाइक ऐसे ही वो कई घरों में रहा, हर एक घर का उसने इंश्योरेंस कराया था, हर एक घर में आग लग जाती थी और आग लगने के बाद फिर वो इंश्योरेंस कंपनीज जो थी ना उनसे पैसा क्लेम करता था। तो इसका मतलब क्या है कि अब की बार भी जो उसने घर जलाया है वो इंटेंशनली जलाया है, वो एक्सीडेंटली नहीं जला है। सेक्शन 13 से एक केस आता है आपका आर वर्सेस स्मिथ का, जिसको ब्राइट्स इन द बाथ केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में होता क्या है कि एक पर्सन के ऊपर इल्जाम लगता है कि उसने उसकी वाइफ का मर्डर किया है बाथ टब में डुबा के। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक्सीडेंटली वो डूब के मरी है, मैंने इंटेंशनली उसको नहीं मारा है डुबो के, ठीक है, बाथ टब में। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेज आती है इसी एक्ट की तरह। क्या कि पिछली उसकी 3 वाइफ भी इसी तरह से मरी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी वाइफ ऐसे ही मर जा रही हैं बाथ टब में डूब के, यानी कि पिछली भी तीनों वाइफ को उसने ऐसे ही मारा था। तो अब की जो वाइफ बाथ टब में डूब के मरी है वो एक्सीडेंटली डूब के नहीं मरी है, बल्कि ए ने ही इंटेंशनली उसको मारा था। तो ये जो पिछली वाइफ के सिमिलर अकरेंसेस में मरने के जो फैक्ट पेश किए गए ये यहाँ पर हुए रेलेवेंट सेक्शन 13 में। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आज की वीडियो में जो लास्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 14। ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली पहले ये ध्यान रखो कि ये एक प्रिजम्पशन ऑफ रेगुलरिटी पर आधारित है जो कि है ओमनिया प्रेसिडेंटल राइट एज एक्टा, जिसका मतलब है कि सारी चीज़ों को जो कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की जाती हैं उनको प्रिज्यूम किया जाता है कि वो राइटली की गई हैं, वो इन द ड्यू फॉर्म की गई हैं, जैसा मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग की गई हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अगर सवाल आता है कि कोई एक्ट किया गया था तो भाई एग्जिस्ट करता है कोई कोर्स ऑफ बिजनेस जिसके अकॉर्डिंग वो कर दिया गया होगा। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस यहाँ पर सेक्शन 14 में रेलेवेंट फैक्ट होगा उस एक्ट के होने को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सवाल ये आता है कि क्या कोई लेटर ए को पहुंच गया होगा, तो ये तथ्य है कि ये कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता है। क्या कि जब कोई लेटर पोस्ट किया जाता है तो जिसके लिए भेजा गया
अगर उसको नहीं मिलता तो वो डेड लेटर ऑफिस के थ्रू वापस आता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो ए को पहुंच गया होगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 14 कंप्लीट। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गो विद जीनत को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजों की अपडेट, किसी भी जुडिशरी के एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो निकलती है उसके बारे में अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट अवेलेबल हैं वो सब कुछ डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ये बुक परचेस करना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, या फिर कोई भी पीडीएफ नोट किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको परचेस करने के लिए ना मुझे व्हाट्सएप कर लेना, या मेरी टेलीग्राम आईडी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।